डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच गए हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 321 पर। बच्चों, उस पेज पर आपके एनसीईआरटी ने 3 हेडिंग्स को मेंशन किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और एक्चुअली में खास बात ये बच्चों, उस पेज पर एनसीईआरटी बस एक टॉपिक को डिस्कस करती है, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, पर उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, ध्यान सुनेंगे। ये जो आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है बच्चों, एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का सिर्फ एक मॉडल है। अब कुछ टर्म्स मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। एक तो होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वर्सेस ट्रांसवर्स सेक्शन। ध्यान से देखेंगे, ब्रेन की ये लॉन्ग एक्सिस है बच्चों। जब लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल हम कट करेंगे तो उसे कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या फिर सेजाइटल सेक्शन। जबकि लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर जब हम कट करेंगे तो उसे कहा जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन। अभी आगे आप देखेंगे बच्चों, हम ब्रेन के अलग अलग कंपोनेंट्स का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन यहां पर स्टडी करेंगे। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी सेजाइटल सेक्शन और एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। अगले 2 टर्म्स जो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं बच्चों, वो हैं सल्कस वर्सेस फिशर। बच्चों, चाहे सल्कस हो या फिर फिशर हो, दोनों ही दरार को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रूव को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सल्कस और फिशर को हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर डेप्थ। आप फिलहाल यहीं पर याद रख लें, ऐसी दरारें जो काफी हल्की होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, शैलो होती हैं, उन दरारों को कहा जाता है सल्कस। जबकि ऐसी दरारें जो काफी गहरी होती हैं, काफी डेप्थ में सिचुएटेड होती हैं, उन दरारों को नाम दिया जाता है फिशर। तो अभी हमारे टर्म्स काम आएंगे बच्चों, सल्कस एंड फिशर। 2 टर्म्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, व्हाइट मैटर वर्सेस ग्रे मैटर। याद कीजिए, व्हाइट मैटर वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन देखने को मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड ग्रे मैटर वाले पार्ट में सेल बॉडी, डेंड्रोन, डेंड्राइट्स और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पाए जाते हैं। अब लास्टली बच्चों, मैं आपको ब्रेन में सरफेसेस डिफाइन करना समझा रहा हूं, उसे आप अभी समझ लें, ध्यान सुनेंगे। मान लेते हैं बच्चों, आपके सामने मैंने ये अपने ब्रेन को निकाल कर रखा है। देखिए, ब्रेन में जो ऊपर वाली सरफेस होगी इसे हम नाम देंगे डॉर्सल सरफेस, जो नीचे वाली सरफेस होगी इसे हम नाम देंगे वेंट्रल सरफेस, आगे वाली को कहा जाएगा एंटीरियर सरफेस, पीछे वाली को कहा जाएगा पोस्टीरियर सरफेस, और साइड में ये जो 2 सरफेसेस हैं इन्हें नाम दिया जाएगा लेटरल सरफेस। इत्मीनान से सुने बच्चों, ऊपर वाली सरफेस को हम कहेंगे डॉर्सल, नीचे वाली को कहा जाएगा वेंट्रल, आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर और साइड वाली को कहा जाएगा लेटरल सरफेस। मैं आपसे वादा कर रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी के उस सिंगल पेज पर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी टर्म्स एनसीईआरटी ने यूज किए हैं, उन सब का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। आइए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मैं उम्मीद करता हूं पिछले लेक्चर में मैंने आपको ह्यूमन ब्रेन के डिवीजन का एक बॉक्स याद करके आने के लिए कहा था, शायद आप वो याद कर आएंगे। और एक और खास बात बच्चों, इस लेक्चर के दौरान हम चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही सारी चीजें याद हो जाएं। एक बार मैं जल्दी से वो बॉक्स आपके सामने समराइज कर रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। Forebrain consists of 3 structures, cerebrum, diencephalon and olfactory lobe. Midbrain consists of 2 structures, crura cerebri and optic lobes. And lastly, hindbrain consists of 3 structures, pons, cerebellum and medulla oblongata. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं बच्चों, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज फोर ब्रेन। याद कीजिए, फोर ब्रेन में हम 3 कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं, सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। तो इसी सीक्वेंस में फोर ब्रेन का जो पहला कंपोनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज सेरिब्रम। आप कनेक्टेड रहेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं बच्चों, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। बच्चों, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है बच्चों? सेरिब्रम। मैं आपको इस मॉडल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। मान लेते हैं मैंने अपने ब्रेन को कुछ इस तरह से रखा है, अब मैं इसको इस तरह से मूव कर रहा हूं बच्चों। आप देख सकते हैं ये आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये यहां पर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन है। देखिए बच्चों, ब्रेन की पोस्टीरियर साइड पर
यहां पर आपको जो दो राउंड स्वेलिंग्स देखने को मिल रही हैं, ये तो रिप्रेजेंट करती हैं सेरिबेलम को। और देखिए बच्चों, इस सेरिबेलम वाले पार्ट को एक्सक्लूड करते हुए आपको ब्रेन का जो एंटायर पोर्शन नजर आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेरिब्रम। यानी हम कह सकते हैं फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब देखिए बच्चों, सेरिब्रम की पहले हम एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम सेरिब्रम के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम, और उसमें जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज रिगार्डिंग द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 321, हेडिंग लिखा हुआ है फोर ब्रेन। एनसीईआरटी सेरिब्रम की सरफेस के लिए क्या लिखती है, ध्यान सुनेंगे। द आउटर लेयर ऑफ cells, the outer layer of cells which covers the cerebrum is referred to as cerebral cortex। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, the outer layer of cells which covers the cerebrum is referred to as cerebral cortex। यानी बच्चों, cerebrum का ये बाहरी भाग जो आपको नजर आ रहा है, ये कहलाता है cerebral cortex। और इन जनरल आप जानते हैं बच्चों, किसी भी स्ट्रक्चर का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडुला कहा जाता है। तो इन जनरल आप कह सकते हैं सेरिब्रम का जो आउटर मोस्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये तो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जबकि सेरिब्रम का जो इनर पार्ट होगा उसे आप कह सकते हैं सेरिब्रल मेडुला। अब देखिए बच्चों, इस सरफेस के बारे में खास बात यह है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इसमें कई सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट में ध्यान सुनिए बच्चों, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। यानी बच्चों, इस सेरिब्रम में कई सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, किसी भी फोल्ड को बनाने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो वहां पर रिजेस होने चाहिए और एक वहां पर ग्रूव होने चाहिए। बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड्स में जो रिज वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं गायराई, और जो ग्रूव वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सल्काई। तो सेरिब्रम के सरफेस के बारे में आपको बस इतना याद रखना बच्चों, सेरिब्रम का जो बाहरी भाग होता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कई सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, यानी गायराई सल्काई पाए जाते हैं। और देखिए बच्चों, इन गायराई सल्काई के होने की वजह से सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो सरफेस एरिया होता है वो काफी बढ़ जाया करता है। और देखिए बच्चों, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स में उतने ज्यादा न्यूरॉन्स को एकोमोडेट कर पाएंगे, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे हमारी इंटेलिजेंस उतनी ही ज्यादा हो जाया करती है। यानी कि गायराई सल्काई को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं हमारी इंटेलिजेंस से। और बच्चों, आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, ह्यूमन बींग्स के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में गायराई सल्काई सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर्स ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। तो यहां पर हमने डिस्कस किया बच्चों रिगार्डिंग द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं द हिस्टोलॉजी ऑफ द सेरिब्रम। ये वाला पार्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, याद कीजिए, चाहे वो सेरिब्रम हो या सेरिबेलम हो, उसमें हमने ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के अरेंजमेंट के लिए पोजीशन 1 को डिस्क्राइब किया था। याद कीजिए, जो ये वो स्ट्रक्चर होंगे जहां पर ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है जबकि अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होता है। तो अगर आपसे सेरिब्रम की हिस्टोलॉजी पूछी जाए तो आप बस इतना याद रखेंगे, सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट होगा, यानी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, वो ग्रे मैटर होगा, जबकि सेरिब्रम का जो इनर पार्ट होता है, जो सेरिब्रल मेडुला होता है, वो व्हाइट मैटर वाला पार्ट होता है। एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है बच्चों, the cerebral cortex is referred to as gray matter। the cerebral cortex यानी the outermost part of the cerebrum is referred to as gray matter due to its grayish appearance। और आपको याद होगा बच्चों, जो ग्रे मैटर वाला पार्ट है वहां पर न्यूरॉन की सेल बॉडीज हाईली कंसंट्रेटेड पाई जाती है। तो एनसीईआरटी का फिर से पढ़ रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनेंगे, द न्यूरोनल सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द ग्रेइश कलर। तो कलर के बारे में बात होगी बच्चों, इतना याद रखेंगे, सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट होता है, यानी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, वो ग्रे मैटर होता है, जबकि सेरिब्रम का जो इनर पार्ट होता है, जो सेरिब्रल मेडुला होता है, वो व्हाइट मैटर का बना होता है। और इसी को विजुअलाइज करवाने के लिए मैंने आपके सामने ओरिजिनल ब्रेन का सेक्शन बनाया बच्चों, ध्यान से देखिए। सेरिब्रम का ये जो भी आउटर पार्ट आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये तो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स,
और सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है बच्चों? ग्रे मैटर। ध्यान से देखिए, हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थोड़े से पार्ट को यहां से कट कर कर आपको दिखाया है ताकि आपको सेरिब्रम का इनर पार्ट नजर आए। और देखिए बच्चों, जब आप अंदर की तरफ देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको व्हाइट मैटर वाला पार्ट नजर आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द सेरिब्रम। चलिए बच्चों, अब मैं आपको सेरिब्रम को अलग अलग व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डोर्सल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान सुनेंगे। देखिए, मान लेते हैं ये जो आपके सामने बच्चों ये मेरा ब्रेन है। मैं आपको बता चुका हूं ये जो आपको मैक्सिमम पोर्शन नजर आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? सेरिब्रम। और याद कीजिए, अगर आप डोर्सल व्यू देखना चाहते हैं तो आपको अपर सरफेस की व्यू को विजुलाइज करना है। तो देखिए क्या करना होगा बच्चों, मैं अपने सेरिब्रम को कुछ इस तरह से आपके सामने मूव कर कर रख रहा हूं। तो दिस इज द डोर्सल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। देखिए बच्चों, आपको मिलता जुलता डायग्राम यहां पर नजर आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, सेरिब्रम की डोर्सल साइड पर बिल्कुल बीचों बीच यानी मीडियन एक गहरी दरार होती है यानी फीचर। आपको इस मॉडल में भी नजर आएगा। ध्यान से देखिए, सेरिब्रम की डोर्सल साइड पर बिल्कुल बीचों बीच एक गहरी दरार होती है एंड दिस गहरी दरार इज रेफर्ड टू एज लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फीचर। और ध्यान से देखिए बच्चों, इस दरार की वजह से हमारा सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर में टूट जाया करता है। सेरिब्रम के हेमिस्फीयर है इसलिए उनको कहा जाएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक तो होगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक होगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपके सामने डायग्राम रखा हुआ है, द डोर्सल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। आप देख सकते हैं यहां पर आपको डोर्सल साइड पर बिल्कुल बीचों बीच एक गहरी दरार मिलती है जिसे हम कहते हैं मीडियन फीचर। और इसकी वजह से सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर में टूट जाया करता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो दिस इज द डोर्सल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं द वेंट्रल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट यहां पर दिख रहा है बच्चों वो तो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और मैंने आपको कहा था सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर होता है। अब देखिए, वेंट्रल साइड से जब आप देख रहे हैं आपको सेरिब्रम का इनर पार्ट नजर आ रहा है यानी सेरिब्रल मेडुला। और याद कीजिए बच्चों, सेरिब्रल मेडुला इज ऑफ व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर इसका मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट नर्व फाइबर्स यानी माइलिनेटेड एक्सॉन्स देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। सिमिलरली इस वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो व्हाइट नर्व फाइबर्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। और खास बात देखिए बच्चों, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं वो आपस में कनेक्ट होकर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड दिस बैंड ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स, this band of myelinated axon is referred to as corpus callosum। और सबसे खास बात बच्चों, presence of corpus callosum is the characteristic feature of mammalian brain। याद कीजिए बच्चों, मैमल के ब्रेन से रिलेटेड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम पहले पढ़ चुके हैं, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन। एरेक्नोइड मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन ब्रेन के चारों तरफ पाई जाती है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। बस इतना याद रखेंगे, corpus callosum is a band of white nerve fibers, it is a band of myelinated nerve fibers। और इसका मेन फंक्शन होता है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करना और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना। बच्चों आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट विल हैपन इफ द कॉर्पस कैलोसम इज इंजर्ड। और उसका करेक्ट आंसर ये था, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर विल बी डिस्टर्ब। बस इतना याद रखेंगे, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक व्हाइट नर्व फाइबर्स का बैंड कनेक्ट करता है जो कि मैमल ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। चलिए बच्चों, सेरिब्रम का डोर्सल व्यू हो चुका है, सेरिब्रम का वेंट्रल व्यू हो चुका है। अब मैं आपको सेरिब्रम का डोर्सो लेटरल व्यू दिखाने जा रहा हूं। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखिए, मान लेते बच्चों ये मेरा ब्रेन है, जब आप साइड से देखेंगे तो आपको लेटरल सरफेस तो दिखेगी पर साथ ही साथ बच्चों आपको ब्रेन की थोड़ी डोर्सल सरफेस भी नजर आएगी। इसलिए बच्चों इस व्यू को नाम दिया जाता है डोर्सो लेटरल व्यू। और खास बात यह है, जब आप डोर्सो लेटरल व्यू देखेंगे तो आपको दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में से सिर्फ और सिर्फ एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर यहां पर नजर आएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं द डोर्सो लेटरल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। अब खास बात सुनिए बच्चों, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। हमने ईच इसलिए कहा है क्योंकि हमारे पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। बस इतना सुनेंगे बच्चों, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। और खास बात है बच्चों, उन लोब्स का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
कि आखिर उन लोब्स को कौन सी क्रेनियल बोन कवर करती है। जैसे आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आप मेरे ब्रेन को इस तरह से देख रहे हैं बच्चों, डोर्सोलेटरल व्यू। आपको ये वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब देखिए, आप जानते हैं यहां पर फ्रंटल बोन होगी, यहां पैराइटल बोन होगी, यहां ऑसिपिटल बोन होगी और यहां पर टेम्पोरल बोन होगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट जो कि फ्रंटल बोन से सराउंडेड होगा, इसे आप कह सकते हैं फ्रंटल लोब या फिर एंटीरियर लोब। आप डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, एंटीरियर साइड वाला जो लोब है इसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब। इट इज कवर्ड बाय द फ्रंटल क्रेनियल बोन। सिमिलरली देखिए बच्चों, ऊपर की तरफ यहां पर होगी पैराइटल बोन। तो पैराइटल बोन से जो पार्ट कवर होगा उसे हम नाम दे सकते हैं पैराइटल लोब। इसे हम कहते हैं पैराइटल लोब या फिर मिडल लोब। सिमिलरली बच्चों, पीछे की तरफ होगी ऑसिपिटल बोन। बहुत आसान पोर्शन चल रहा है, तो ऑसिपिटल बोन से जो लोब कवर्ड होगा उसे हम कहेंगे ऑसिपिटल लोब या फिर पोस्टीरियर लोब। और आप जानते हैं बच्चों, लेटरल साइड पर मिलेगी टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन से जो कवर्ड होगा उसे हम कहेंगे टेम्पोरल लोब या फिर लेटरल लोब। बस इतना याद रखेंगे। Each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes: frontal lobe, anterior lobe, occipital lobe, posterior lobe, parietal lobe, middle lobe and temporal lobe यानी lateral lobe। अब खास बात सुनिए बच्चों, इन चारों लोब्स के बीच में 3 हल्की हल्की दरारें यानी सल्कस पाए जाते हैं। मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। फ्रंटल और पैराइटल लोब के बीचों बीच यहां पर एक दरार मिलती है बच्चों, और इस दरार को नाम दिया जाता है सेंट्रल सल्कस। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर रोलेंडो, इसलिए उनके नाम पर इसको रोलेंडिक सल्कस भी कहा जाता है। इतना याद रखेंगे, सेंट्रल सल्कस सेपरेट्स द फ्रंटल लोब विद द पैराइटल लोब। अब ध्यान से देखिए बच्चों, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में तो सेंट्रल सल्कस है, लेकिन फ्रंटल और पैराइटल को टेम्पोरल से एक लेटरल साइड पर सिचुएटेड इनकम्प्लीट सल्कस सेपरेट करता है और इसे नाम दिया जाता है लेटरल सल्कस। दिस सल्कस वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर सिल्वियस, तो उनके नाम पर इसको कहा जाता है सिल्वियन सल्कस। इतना याद रखेंगे बच्चों, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में है सेंट्रल सल्कस, फ्रंटल पैराइटल को टेम्पोरल से सेपरेट करता है लेटरल सल्कस। और ध्यान से देखिए बच्चों, पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में भी एक सल्कस है और इसको कहा जाएगा पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। तो यहां पर हमने स्टडी की बच्चों द डोर्सोलेटरल व्यू ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और यहां पर एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, इन सल्कस की पोजीशन को देखते हुए फ्रंटल लोब यानी एंटीरियर लोब इज द लार्जेस्ट लोब ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऑन द अदर हैंड occipital lobe या फिर posterior lobe is the smallest lobe of the cerebral hemisphere. So this is all about the structural anatomy of the cerebrum. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम। ये मॉडल अब हमारे काम नहीं आएगा बच्चों, इसको मैं यहां पर रख देता हूं। और देखिए यहां पर जो हमने अभी लोब्स के बारे में स्टडी करी, जो हमने सल्कस के बारे में स्टडी करी, उसी को हमने यहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में आपके सामने लिखा है। एक बार जल्दी से पढ़ देता हूं बच्चों। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स: एंटीरियर लोब यानी फ्रंटल लोब विच इज द लार्जेस्ट लोब, मिडल लोब यानी पैराइटल लोब, पोस्टीरियर लोब यानी ऑसिपिटल लोब एंड लेटरल लोब यानी टेम्पोरल लोब। मैंने आपको बताया बच्चों, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में है सेंट्रल सल्कस और रोलेंडिक सल्कस, फ्रंटल पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में है लेटरल सल्कस या फिर सिल्वियन सल्कस, और पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन सेरिब्रम। एनसीईआरटी पेज नंबर 321 का फर्स्ट पैराग्राफ चल रहा है बच्चों, आप कनेक्टेड रहेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है। आइए शुरू करते हैं द फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम। बच्चों एनसीईआरटी क्या लिखती है, ध्यान सुनेंगे। The cerebral cortex contain motor areas, sensory areas and few large size regions which are neither clearly sensory nor motor in function, known as association area। एक बार रिपीट करता हूं बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 टाइप के फंक्शनल एरियाज पाए जाते हैं। कुछ तो होते हैं बच्चों सेंसरी एरियाज, कुछ होते हैं मोटर एरियाज, और कुछ बड़े साइज के एरियाज होते हैं जिन्हें कहा जाता है एसोसिएशन एरिया। अब पहले मैं आपको इन तीनों के इन जनरल फंक्शन बता देता हूं बच्चों, नाम सुनेंगे। नाम से पता चल रहा है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वो एरियाज जहां पर सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाएंगे, यानी कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वो एरियाज जहां पर सेंसरी न्यूरॉन किसी रिसेप्टर से इंपल्सेस को लेकर जाते होंगे और फिर वहां पर उन इंपल्सेस का एनालिसिस किया जाता होगा। सच एरियाज आर रेफर्ड टू एज सेंसरी एरियाज। सिमिलरली
सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वो एरियाज जहां से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर किसी टारगेट ऑर्गन इफेक्टर तक जाता होगा, सच एरियाज आर रेफर्ड टू एज मोटर एरियाज। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वो एरियाज जहां पर सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाएगा उन्हें हम कहेंगे सेंसरी एरियाज। वो एरियाज जहां से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आएगा उन्हें हम कहेंगे मोटर एरियाज। और देखिए बच्चों, नाम से पता चल रहा है सेंसरी एरियाज और मोटर एरियाज को एसोसिएट करने वाले जो एरियाज होते हैं उन्हें कहा जाता है एसोसिएशन एरिया। तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, सेंसरी और मोटर को जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए एसोसिएशन एरियाज में पाए जाते हैं बच्चों इंटरन्यूरॉन्स। आपको पता होना चाहिए इंटरन्यूरॉन्स आर द हाईली ब्रांच्ड अनमाइलिनेटेड स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखिए बच्चों, एसोसिएशन एरिया के बारे में एनसीईआरटी ने 3 फंक्शंस को मेंशन किया है। मैं आपको इस टाइम पढ़कर बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। Association areas are responsible for complex functions like memory, communication and intersensory association। एनसीईआरटी ने बस ये 3 टर्म्स मेंशन किए बच्चों, पर मैं वादा कर रहा हूं मैं एक एक टर्म को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेहनत को जाया ना जाने दें, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। पहला फंक्शन क्या है? मेमोरी। ध्यान सुनेंगे, मेमोरी का मतलब होता है बच्चों याददाश्त, आपकी यादें। मेमोरी 2 टाइप की हो सकती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ध्यान सुनो बच्चों, बचपन से लेकर आज तक आपके पास जितनी भी मेमोरीज हैं उन सभी मेमोरीज को कहां स्टोर किया जाता है? इन द एसोसिएशन एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आपको इतना याद रखना बच्चों, एसोसिएशन एरियाज में हर टाइप की मेमोरी को स्टोर किया जाता है। अब अगले 2 फंक्शंस को डिटेल में समझाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है बच्चों, कम्युनिकेशन। पहली बात तो बच्चों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जो 2 वे कम्युनिकेशन हो, और इसमें कहीं ना कहीं आपका एसोसिएशन एरिया हेल्प करता है। मैं आपको इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझा रहा हूं, ध्यान सुने बच्चों। मान लेते हैं किसी ने आपसे सवाल पूछा कि आपका नाम क्या है। ये तो 1 वे हुआ बच्चों। अगर आप इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो वो तब होगा जब आप उस पूछे गए सवाल का जवाब देंगे। अब देखिए, इस सवाल के जवाब देने के आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। या तो इस पूछे गए सवाल का जवाब आप गले से बोलकर दे सकते हैं या फिर हाथों से थप्पड़ मारकर दे सकते हैं। पर आप जानते हैं बच्चों, अगर इस कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इस पूछे गए सवाल का जवाब आपको थप्पड़ मारकर नहीं देना चाहिए, आपको इसका जवाब गले से बोलकर देना चाहिए। और इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प करने वाले कौन है? एसोसिएशन एरिया। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए बच्चों, जैसे ही किसी ने आपसे सवाल पूछा आपका नाम क्या है, तो ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले पहुंचेगी आपके रिसेप्टर्स यानी आपके ईयर पर। फिर आपके ईयर से सेंसरी न्यूरॉन, ऑडिटरी नर्व जो है उस मैसेज को लेकर पहुंचेगी किसी सेंसरी एरिया में। जैसे इस केस में होगा ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट इन द टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि आपके सेंसरी एरिया में सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा चुकी है, वहां पर उसका एनालिसिस हो चुका है और आप साउंड को पहचान चुके हैं कि आपका नाम क्या है। पर देखिए क्या होगा बच्चों, अब ये सेंसरी एरिया उस इंफॉर्मेशन को किसको पास कर देगा? एसोसिएशन एरिया। और एसोसिएशन एरिया उस इंफॉर्मेशन का डिटेल्ड एनालिसिस करेगा, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करेगा और फिर ये मोटर एरिया को इंपल्स ट्रांसफर करेगा उस मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के लिए जो आपके वोकल कॉर्ड्स को सप्लाई करता होगा, ना कि आपके हाथों की स्केलेटल मसल्स को। तो क्या होगा, आपकी स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो रेस्ट में रहेंगी और आप थप्पड़ नहीं मारेंगे, जबकि आपकी वोकल कॉर्ड्स के मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेशन मिलेगा। तो आप यहां से साउंड का प्रोडक्शन करके उस पूछे गए सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों, जो एसोसिएशन एरिया है वो सेंसरी एरिया से इंपल्स रिसीव भी करता है और मोटर एरिया को इंपल्स ट्रांसफर भी करता है। यानी हम कह सकते हैं एसोसिएशन एरिया सेंसरी फंक्शन भी शो करता है और मोटर फंक्शन। इसलिए एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है association areas are some large size regions which are neither clearly sensory nor motor in function। और देखिए बच्चों, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए था तो सेंसरी और मोटर के बीच में तालमेल का होना जरूरी था, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी था, और उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कौन डेवलप करवाता है? दैट इज एसोसिएशन एरिया। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन में एसोसिएशन एरिया सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए बच्चों, एसोसिएशन एरिया का एनसीईआरटी लास्ट फंक्शन जो मेंशन करती है दैट इज इंटर सेंसरी एसोसिएशन। नाम से पता चल रहा है बच्चों, 2 सेंसरी इंफॉर्मेशन के बीच में तालमेल बिठाना।
और ये काम भी कौन करता है? एसोसिएशन। इसको मैं आपको एक खूबसूरत एग्जांपल समझा रहा हूं, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। इस वीडियो लेक्चर के दौरान बच्चों आपको दो सेंसरी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही हैं। जो मैं बोल रहा हूं आप उसे सुन भी रहे हैं, और जो यहां लिखा हुआ है आप उसे देख भी रहे हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, आपके कानों से आपको ऑडियो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जबकि आपकी आंखों से आपको विजुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है। यानी आपको दो सेंसरी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही है। लेकिन इस लेक्चर का एट द एंड जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आप निकाल पाएंगे, अगर इस लेक्चर की आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब दोनों इंफॉर्मेशन को आप आपस में रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। यानी जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है, उन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे, तब जाकर इस लेक्चर की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप तैयार कर पाएंगे। और इन दोनों सेंसरी इंफॉर्मेशन के बीच में एसोसिएशन डेवलप करने का काम भी कौन करता है बच्चों? एसोसिएशन एरियाज। एक बार एनसीईआरटी का स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज, sensory areas and some large size regions known as association areas, which are neither clearly sensory nor motor in function and are responsible for complex functions like memory, communication and intersensory association। अब देखिए बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 टाइप के एरियाज पाए जाते हैं, पर इन तीनों टाइप के एरियाज के कुछ एग्जाम्पल्स को समझने के लिए मैं आपको अगली स्लाइड पर ले चलता हूं। अब हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों रिगार्डिंग द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सेवरल फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पहले सुनने बच्चों, आप देख सकते हैं ये है फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पैराइटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ऑसिपिटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मैंने कहा इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 टाइप के एरियाज पाए जाएंगे। एक चीज आप याद रखें बच्चों, जो मोटर एरियाज होते हैं वो इन जनरल फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, जबकि जो सेंसरी एरियाज होते हैं वो हमारे पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। और जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं वो एंटायर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको पहले फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले कुछ मोटर एरियाज के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। पहला जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं दैट इज प्राइमरी मोटर एरिया। बच्चों लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे हमने यहां पर बिल्कुल करेक्टली लेबल किया है। प्राइमरी मोटर एरिया इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द सेंट्रल सर्कस। आप बस इतना याद रखेंगे, प्राइमरी मोटर एरिया एक्चुअली में फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाला एक मोटर एरिया है। इसका मतलब कंफर्म है बच्चों, ये वो एरिया होगा जहां से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर किसी टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। और बच्चों इस एरिया के जो टारगेट ऑर्गन होते हैं वो होते हैं वॉलेंट्री मसल्स। तो आप बस इतना याद रखेंगे, प्राइमरी मोटर एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी। पर मैंने यहां पर लिखा है बच्चों वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों वॉलेंट्री मसल्स का इनवॉलेंट्री रेगुलेशन भी होता है जो सेरिबेलम परफॉर्म करता है। आप बस इतना याद रखेंगे, प्राइमरी मोटर एरिया फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले एक प्रकार का मोटर एरिया है, और ये हमारी सभी वॉलेंट्री एक्टिविटीज, सभी वॉलेंट्री मसल्स को सप्लाई करता है और उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं बच्चों, जैसे कि अगर आप वॉकिंग करना चाहते हैं या फिर रनिंग करना चाहते हैं, भागने के लिए या फिर चलने के लिए, दोनों ही केस में आपको अपनी लेग मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को रेगुलेट करना होगा। और आप जानते हैं बच्चों हमारी जो लेग की मसल्स हैं वो वॉलेंट्री मसल्स हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी चीज को लिखना चाहते हैं बच्चों, राइटिंग करना चाहते हैं या फिर आप टाइपिंग करना चाहते हैं, दोनों ही केस में आपको अपनी फिंगर की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को रेगुलेट करना होगा। और हमारी फिंगर की जो मसल्स हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। बस इतना याद रखेंगे, प्राइमरी मोटर एरिया इज ए टाइप ऑफ motor area present in the frontal cerebral cortex and it is responsible for the voluntary control of all the voluntary muscles। चलिए बच्चों, अब मैं आपको फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सिचुएटेड एक और मोटर एरिया का एग्जांपल बताने जा रहा हूं, दैट इज ब्रोकाज एरिया। नाम दिया गया है साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग, बस इतना याद रखेंगे बच्चों, ब्रोकाज एरिया इज ए टाइप ऑफ मोटर एरिया सिचुएटेड इन द फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बच्चों दिस एरिया इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मोटर स्पीच एरिया। ये वो एरिया है जो हमें स्पीच में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। वैसे बच्चों मेडिकल कॉलेज की बुक्स क्लियरली मेंशन करती है
कि स्पीच अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। और बच्चों स्पीच के लिए सिर्फ ये अकेला एरिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कई सारे एरियाज होते हैं, वो आपस में एसोसिएट करते हैं, तब जाकर स्पीच नाम के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को परफॉर्म करवाया जाता है। जैसे कि बच्चों अगर आप बोलना चाहते हैं तो उससे पहले हमें सोचना होगा कि हमें क्या बोलना है, और सोचने में हेल्प करता है बच्चों प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब जो आपने सोचा है उन शब्दों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अलाइन करना बहुत जरूरी है, उन्हें एक कोहेरेंट फैशन में अलाइन करना जरूरी है, उन थॉट्स की प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है, उसमें हेल्प करता है कहीं ना कहीं वर्निकेज एरिया। और अब जब आपने सोच लिया है बच्चों, आपने उन शब्दों का एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, तो उन शब्दों के प्रोडक्शन में हेल्प करता है ब्रोकाज एरिया। बच्चों एक्चुअली ब्रोकाज एरिया क्या करता है, ब्रोकाज एरिया वाया प्राइमरी मोटर एरिया एंड प्री मोटर एरिया, ये हमारे लैरिंग्स की मसल, हमारे फेरिंग्स की मसल, हमारे माउथ की मसल, यानी मैं कह सकता हूं हमारी स्पीच रिलेटेड मसल, साथ ही साथ हमारे जो वोकल कॉर्ड्स में एयर का फ्लो होता है बाय कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग मसल्स, ये इस फंक्शन को रेगुलेट करता है। आप बस इतना याद रखेंगे, ब्रोकाज एरिया इज ए टाइप ऑफ मोटर एरिया प्रेजेंट इन द फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये हमारे लैरिंग्स की मसल, फेरिंग्स की मसल, माउथ की मसल्स, हमारी ब्रीदिंग की मसल्स को प्राइमरी मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया की हेल्प से रेगुलेट करवाता है, ताकि हम उन शब्दों का प्रोडक्शन कर सकें, स्पीच का फॉर्मेशन कर सकें। इसलिए बच्चों दिस एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच, ऑल्सो रेफर टू एज मोटर स्पीच एरिया। तभी तो कहा जाता है बच्चों, अगर किसी इंसान का ब्रोकाज एरिया डैमेज हो जाए तो वो इंसान स्पीच नहीं दे पाएगा, यानी वो साउंड का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। और बच्चों द इनएबिलिटी टू स्पीक इज नोन एज अफेजिया। तो बस इतना याद रखना बच्चों, ब्रोकाज एरिया अगर डैमेज हो जाता है तो इंसान नहीं बोल पाता है, उसे हम कहते हैं मोटर अफेजिया या फिर नॉन फ्लुएंट अफेजिया अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्म्स। अब देखिए बच्चों, फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दो मोटर एरियाज के एग्जांपल हम देख चुके हैं, प्राइमरी मोटर एरिया एंड ब्रोकाज एरिया। अब सिमिलरली फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले एक एसोसिएशन एरिया का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, दैट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और बच्चों दिस एरिया इज रेफर टू एज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए बच्चों, आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस होती है, आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज आते हैं, आप जितनी भी नॉलेज एक्वायर करते हैं, आपकी जितनी भी रीजनिंग एबिलिटीज होती हैं, आप जितनी भी चीजों को एब्स्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, आपकी जो भी जजमेंटल पावर होती है, उन सभी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। बस आपको इतना याद रखना बच्चों, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे आइडियाज के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए, हमारी नॉलेज के लिए, हमारे जजमेंटल सोचने समझने की क्षमता को रेगुलेट करता है। तो यहां पर बच्चों हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में बात करी। अब बच्चों मैं आपको ले चलता हूं पैराइटल लोब में पाए जाने वाले कुछ सेंसरी एरियाज के बारे में। देखिए, पैराइटल लोब में हम दो सेंसरी एरियाज के बारे में बात करेंगे बच्चों। एक तो है यहां पर गस्टेटरी एरिया, नाम से पता चल रहा है दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनालिसिस ऑफ टेस्ट। आप जानते हैं बच्चों, जो टंग होती हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के सिग्नल को रिसीव करती हैं, पर टेस्ट का एनालिसिस कौन करता है, गस्टेटरी एरिया, ए टाइप ऑफ सेंसरी एरिया प्रेजेंट इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द पैराइटल लोब। यानी हम कह सकते हैं tongue is responsible for the reception of taste. On the other hand, gustatory area is responsible for the perception of taste. देखिए बच्चों, पैराइटल लोब के एक और सेंसरी एरिया की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सोमेस्थेटिक एरिया। बच्चों दिस एरिया इज ऑल्सो रेफर टू एज प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। इसके लिए आप बस इतना याद रखेंगे, दिस एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनालिसिस ऑफ ऑल द टाइप ऑफ जनरल सेंसेशन। हमारी बॉडी में जितने भी जनरल सेंसेशन होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोमेस्थेटिक एरिया। जैसे बच्चों, चाहे वो टच हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, वो पेन हो, प्रेशर हो, वाइब्रेशन हो, ऑल द टाइप ऑफ जनरल सेंसेशंस आर एनालाइज्ड इन द सोमेस्थेटिक एरिया, ए टाइप ऑफ सेंसरी एरिया प्रेजेंट इन द पैराइटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। चलिए बच्चों, अब मैं आपको ले चलता हूं वन टाइप ऑफ सेंसरी एरिया प्रेजेंट इन द ऑसिपिटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहां पर हम एक ही सेंसरी एरिया के बारे में बात करेंगे, दैट इज विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, ऑल्सो रेफर टू एज ऑसिपिटल एरिया। और नाम से पता चल रहा है बच्चों, दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनालिसिस ऑफ विजन। आप जानते हैं बच्चों, हमारी रेटिना पर तो इन्वर्टेड इमेज बनती है,
और उस इमेज का प्रॉपर एनालिसिस करना ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, वो कौन करवाता है? विजुअल कॉर्टेक्स एरिया। चलिए बच्चों, अब लास्ट में हम बात करते हैं रिगार्डिंग द सेंसरी एरियाज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब। देखिए यहां पर हम दो सेंसरी एरिया का बात करेंगे बच्चों। एक तो है ऑडिटरी एरिया, एक है ऑल्फैक्टरी एरिया। नाम से पता चल रहा है ऑडिटरी एरिया साउंड का एनालिसिस करता है, जबकि ऑल्फैक्टरी एरिया जो है वो स्मेल का एनालिसिस करता है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको टेम्पोरल लोब में पाए जाने वाले एक एसोसिएशन एरिया के बारे में बताने जा रहा हूं, दैट इज वर्निकेज एरिया। देखिए बच्चों, W फॉर वर्निकेज, W फॉर वर्ड्स, और वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? लैंग्वेज। तो इतना याद रखेंगे, लैंग्वेज को समझने में, लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन में कौन हेल्प करता है बच्चों? वर्निकेज एरिया, यानी कि कौन सी भाषा सुनाई दे रही है उसका एनालिसिस कौन करता है? वर्निकेज एरिया। तो यहां पर हमने सेरिब्रम के फंक्शन को कवर किया। मैंने आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाने वाले कुछ सेंसरी एरियाज, कुछ मोटर एरियाज और कुछ एसोसिएशन एरियाज के बारे में एक्सप्लेन किया। मैं आपको इन जनरल बता देता हूं बच्चों, इस डायग्राम में हमने दो एसोसिएशन एरिया का बात की है, एक तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक वर्निकेज एरिया। यहां पर हमने दो मोटर एरिया के बारे में बात की है, प्राइमरी मोटर एरिया एंड ब्रोकाज एरिया। और बच्चों ग्रीन कलर से जितने भी एरियाज हमने मेंशन किए हैं वो कौन से हैं? सेंसरी एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम। चलिए बच्चों, अब हम फोर ब्रेन के दूसरे कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डाइएन्सेफेलॉन। एक बार रिपीट करता हूं बच्चों, फोर ब्रेन में हम तीन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, सेरिब्रम, डाइएन्सेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। सेरिब्रम का स्ट्रक्चर हो चुका है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन हो चुके हैं। अब हम फोर ब्रेन के अगले कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज डाइएन्सेफेलॉन। पहले मैं आपको डाइएन्सेफेलॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं बच्चों। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाइएन्सेफेलॉन इज कंपोज्ड ऑफ एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर इसके फंक्शंस को हम यहां पर स्टडी करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपके सामने जो नजर आ रहा है बच्चों, ये है मेनली फोर ब्रेन वाला पार्ट। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ, कॉर्पस कैलोसम के नीचे की तरफ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, यानी फोर ब्रेन की पोस्टीरियर साइड पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, एक ग्रीन कलर का, यही स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? डाइएन्सेफेलॉन। यानी डाइएन्सेफेलॉन इज ए स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, a room like structure, a chamber like structure situated in the posterior side of the forebrain। अब देखिए बच्चों, डाइएन्सेफेलॉन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रक्चर्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब देखिए बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं। डाइएन्सेफेलॉन एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। अगर आपको बॉक्स बनाना है तो आपको उस बॉक्स की रूफ बनानी होगी, आपको उस बॉक्स का फ्लोर बनाना होगा और आपको उस बॉक्स की लेटरल वॉल बनानी होगी। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, इस बॉक्स की, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इस बॉक्स की रूफ का फॉर्मेशन जो करता है उसे हम कहते हैं एपिथैलेमस। आप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कीजिए, मान लो बच्चों यहां पर है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस फॉर्म्स द रूफ ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। बच्चों इस डाइएन्सेफेलॉन का फ्लोर जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो हाइपोथैलेमस है वो फ्लोर तो बनाता ही है, पर ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है, तो ये साथ ही साथ थोड़ी सी लेटरल वॉल्स का फॉर्मेशन भी करता है। यानी हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ डाइएन्सेफेलॉन, द बेसल पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन और द लोअर लेटरल वॉल ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। जबकि जो डाइएन्सेफेलॉन की अपर लेटरल वॉल्स होती हैं दोनों तरफ की, उनका फॉर्मेशन कौन करता है बच्चों? थैलेमस। तो बस इतना याद रखेंगे, एपिथैलेमस फॉर्म द रूफ ऑफ डाइएन्सेफेलॉन, hypothalamus forms the floor of diencephalon as well as the lower lateral wall of diencephalon, जबकि thalamus forms the upper lateral wall of diencephalon। और हम देख सकते हैं बच्चों, thalamus का नंबर यहां पर 2 होगा, वो diencephalon के मैक्सिमम पार्ट को कंपोज करता है। अप्रोक्सीमेटली 80% पार्ट ऑफ द diencephalon इज कंस्टिट्यूटेड बाय thalamus। तो ये तो बात होगी बच्चों रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द diencephalon। अब हम बात करेंगे बच्चों डाइएन्सेफेलॉन में पाए जाने वाले तीनों स्ट्रक्चर्स के फंक्शन को हम यहां पर स्टडी करेंगे। पहला स्ट्रक्चर जो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज एपिथैलेमस। मैंने आपको बता दिया, एपिथैलेमस इज द अपर पोर्शन ऑफ द डाइएन्सेफेलॉन। इट इज सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड ऑफ द डाइएन्सेफेलॉन एंड एज पर एनसीईआरटी इसका मेन फंक्शन है, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। वैसे बच्चों एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज याद रखें, एपिथैलेमस से एक ग्लैंड अटैच होती है जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। बच्चों इसके बारे में हम डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, आप बस इतना याद रखें, पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, दैट इज मेलाटोनिन। वहां पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा बच्चों। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ आवर स्लीप वेक साइकिल।
हमारी सोने जगने की साइकिल, हमारी सर्केडियन रिदम, हमारी डायअर्नल रिदम को रेगुलेट कौन करता है बच्चों? मेलेटोनिन हार्मोन। इसीलिए पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है बच्चों बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। और साथ ही साथ बच्चों मेलेटोनिन हार्मोन हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी को भी अफेक्ट करता है। फिलहाल आप बस इतना याद रखेंगे, डायएन्सेफेलॉन इज कंपोज्ड ऑफ एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायएन्सेफेलॉन। चलिए बच्चों डायएन्सेफेलॉन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ने जा रहा हूं, दैट इज थैलेमस। यहां जो लिखा हुआ मैं आपको बता चुका हूं, थैलेमस फॉर्म द अपर लेटरल वॉल ऑफ डायएन्सेफेलॉन। इट फॉर्म्स 80% पार्ट ऑफ द डायएन्सेफेलॉन। अब खास बात सुनिए बच्चों, थैलेमस के बारे में एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मेंशन करती है, वो ये है थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। और इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप सुने बच्चों, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन अगर पहुंचना चाहती है तो वो थैलेमस से होकर गुजरती है। यहां पर एक एक्सेप्शन आता है बच्चों ऑल्फैक्शन का, हम एक्सेप्शन को एक्सक्लूड कर रहे हैं। इतना सुने बच्चों, जितनी भी सेंसरी इंपल्सेस अगर वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचना चाहती हैं तो वो थैलेमस से होकर गुजरती हैं, यानी कि थैलेमस इज द सेंटर फॉर सेंसरी सिग्नलिंग। साथ ही साथ बच्चों ये मोटर सिग्नलिंग का भी एक सेंटर है, ये मैं आपको अभी समझा देता हूं। बच्चों आपने सुना होगा सेरिबेलम का मेन फंक्शन होता है बॉडी बैलेंसिंग। तो एक्चुअली में क्या होता है, सेरिबेलम अपनी मोटर इंपल्सेस को अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के प्राइमरी मोटर एरिया तक पहुंचाना चाहता है तो वो मोटर इंपल्सेस भी कहां से होकर गुजरती है बच्चों? थैलेमस से। अब इसमें याद रखेंगे सेंसरी इंपल्सेस और मोटर इंपल्सेस, यानी सेंसरी सिग्नल्स और मोटर सिग्नल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन सेंटर के तौर पर कौन एक्ट करता है बच्चों? थैलेमस। और एक और चीज याद रखेंगे, थैलेमस एक्ट एज ए रिले सेंटर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसलिए बच्चों थैलेमस को रिले सेंटर भी कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ थैलेमस। चलिए बच्चों डायएन्सेफेलॉन का लास्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस। मैंने आपसे कहा था hypothalamus is situated on the lower side, on the ventral side or on the basal side of the diencephalon. Hypothalamus forms the floor of diencephalon. अब खास बात सुनिए बच्चों, अगर हाइपोथैलेमस से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को और हम यहां पर एक्सटेंड करें तो आपको ध्यान समझना होगा, हाइपोथैलेमस के एंटीरियर साइड पर ऑप्टिक नर्व्स के क्रॉस होने से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक काइज्मा। अब इसमें याद रखेंगे, ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है विच इज कॉल्ड ऑप्टिक काइज्मा, एंड दिस ऑप्टिक काइज्मा इज अटैच्ड ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के मिडल पार्ट से एक कनेक्टिंग स्टॉक होता है दैट इज इनफंडिबुलम। उस इनफंडिबुलम से मास्टर ग्लैंड अटैच होती है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर साइड पर कुछ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं मैमिलरी बॉडी। बच्चों नाम से पता चल रहा है मैमिलरी बॉडी आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली मैमिलियन ब्रेन। अब इतना याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस के एंटीरियर साइड पर ऑप्टिक काइज्मा, हाइपोथैलेमस के मिडल पार्ट पर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर साइड पर सिचुएटेड होती है मैमिलरी बॉडी। जब नाम आया है मैमिलरी बॉडी तो इसका फंक्शन आप अभी समझ लें बच्चों, डिटेल में इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मैमिलरी बॉडीज are somewhat related with the olfactory reflexes in our body। और खास बात बच्चों, ये मेमोरी बॉडी कहीं ना कहीं रिकॉलिंग मेमोरी से भी संबंध रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कई बार ऐसा होता है, मान लेते हैं कि आज से 10 साल पहले आपने किसी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को ऑब्जर्व किया। अब क्या होगा बच्चों, 10 साल के बाद अगर आपको अचानक से वो फ्रेग्रेंस वापस से सूंघने को मिल जाए तो इन्हीं मेमिलरी बॉडी की वजह से आप रिकॉल कर पाएंगे कि हां आज से 10 साल पहले उस जगह पर मैंने इसी फ्रेग्रेंस को ऑब्जर्व किया था, शायद ये इस कंपनी का डिओ हो सकता है। अब इस तरह याद रखेंगे, ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्सेस एंड रिकॉलिंग मेमोरी आर द फंक्शंस ऑफ मेमिलरी बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन आप डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे बच्चों इन द एंडोक्राइन सिस्टम। ऑप्टिक काइज्मा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ऑप्टिक नर्व के क्रॉस होने से ये स्ट्रक्चर बनता है। अब आपके एम्स में एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, मैं ज्यादा बोल रहा हूं कि मुझे आपको समझाना ज्यादा बच्चों, तो ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है तो कौन सी एक्टिविटी या किस चीज पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? आंसर था बच्चों विजन। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होता है
तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से जो ऑप्टिक काइज्मा है उस पर लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्टिक काइज्मा अगर डैमेज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे विजन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों, अब मैं आपको हाइपोथैलेमस के फंक्शंस की तरफ ले चलता हूं, ध्यान सुनेंगे। बच्चों, आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में मुझे नॉन स्टॉप समझाना है, आप कनेक्टेड रहेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर में एनसीईआरटी हाइपोथैलेमस के लिए लिखती है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, यानी हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। और बच्चों, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस को यहां पर याद करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए बनाई है, आप याद रख सकते हैं। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस बेताब होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बेताब होते हैं। BETAB। मैंने आपसे वादा करा है, मैं एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा, चाहे हमें समय खर्च करना पड़े। ध्यान सुने बच्चों, हाइपोथैलेमस हमारे बिहेवियर एंड इमोशंस को कंट्रोल करता है। अभी बच्चों इसके बाद हम एक हेडिंग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, लिम्बिक सिस्टम। बच्चों, हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर हमारे इमोशनल बिहेवियर्स को रेगुलेट करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यहां पर मैं आपको समझाता हूं, हाइपोथैलेमस हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। एक टर्म है पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। यहां पर हम दो टाइप के बिहेवियर की बात करेंगे, एक तो है फीडिंग बिहेवियर और एक होगा बच्चों हमारा सेक्सुअल बिहेवियर। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस में कुछ सेंटर्स पाए जाते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर मिलते हैं जो हमारे लिए भूख को जनरेट करते हैं, विच इंक्रीजेस द चांस फॉर इनटेक ऑफ फूड। जबकि बच्चों जैसे ही पेट भर जाता है, हाइपोथैलेमस में ही पाए जाते हैं सैटाइटी सेंटर विच जनरेट द फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड इनहिबिट्स द इनटेक ऑफ फूड। बस इतना याद रखेंगे, हमारे हंगर सेंटर जो भूख लगाते हैं और सैटाइटी सेंटर जो भूख को बंद करते हैं, दोनों कहां पाए जाते हैं बच्चों? हाइपोथैलेमस। और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं हमारे थर्स्ट सेंटर जो हमारी प्यास को स्टिमुलस प्रोवाइड करवाते हैं। बस इतना याद रखेंगे, हमारे फीडिंग बिहेवियर को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ बच्चों जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर होता है, जो सेक्सुअल डिजायर होती है, यानी जो लिबिडो होती है, उस पर भी इंफ्लुएंस कौन डालता है बच्चों? दैट इज हाइपोथैलेमस। बस इतना याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस हमारे फीडिंग बिहेवियर, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशंस को रेगुलेट करता है। बच्चों, हाइपोथैलेमस का अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोक्राइन कंट्रोल। आपने सुना होगा बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। पर ऑन द अदर हैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। बच्चों, आपको ये बाद में पढ़ाया जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, एंड बोथ द पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ध्यान सुन लें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दो टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, एक तो होते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। आप बस इतना याद रखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है बच्चों? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। चलिए, हाइपोथैलेमस का एक बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस को हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट कहा जाता है बच्चों। ये हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, क्या होता है। हाइपोथैलेमस तक पहुंचने वाले ब्लड में या फिर सीएसएफ का टेम्परेचर अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो हाइपोथैलेमस के जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो उस कंडीशन को सेंस करते हैं और थ्रू ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, याद कीजिए ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। बच्चों, मैं पढ़ा ज्यादा नहीं रहा हूं, मैं समझा ज्यादा रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, अगर हाइपोथैलेमस तक पहुंचने वाले सीएसएफ का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो हाइपोथैलेमस के थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर थ्रू द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम बॉडी की उन एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं जो कि बॉडी से हीट लॉस को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल स्वेटिंग,
ऑन द अदर हैंड, अगर हाइपोथैलेमस तक पहुंचने वाले सीएसएफ का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होगा तो थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की मदद से उन एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं जो कि हीट के रिटेंशन को बढ़ाते हैं या फिर हीट प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। आप इतना याद रखेंगे, बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करना, थर्मोस्टेट के तौर पर काम करना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय हाइपोथैलेमस। चलिए बच्चों, हाइपोथैलेमस का एक अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल। आपके मॉडल के सिर्फ एक एक वर्ड है बच्चों ये, पर एक्सप्लेन मुझे करना है, कनेक्टेड रहेंगे। देखिए, वैसे एएनएस के बारे में हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। आप एक स्टेटमेंट सुन लें बच्चों, द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम lies in the centers present in a hypothalamus and medulla oblongata। एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, चाहे तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ध्यान सुनो बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके जो एक्सॉन्स होते हैं, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई जो कि हमारे ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, वहां तक एक्सटेंड होते हैं, उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मेडिकल कॉलेज की डेफिनेशन है, ध्यान सुने। The axons of hypothalamus extends up to the sympathetic and parasympathetic nuclei of the autonomic neural system present in the brain stem and the spinal cord। फिलहाल आप बस इतना याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस हमारे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे इफेक्ट करेगा मैं आपको आगे और एग्जांपल से समझाऊंगा। चलिए बच्चों, लास्ट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। याद कीजिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। वो हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है थ्रू द रिलीज ऑफ मेलेटोनिन हार्मोन। और बच्चों, पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को अफेक्ट करता है हाइपोथैलेमस। मैं आपको समझाता हूं कैसे। हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई पाया जाता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं सुप्राकाइज्मेटिक न्यूक्लियाई। नाम से पता चल रहा है, ऑप्टिक काइज्मा की सुपीरियर साइड पर जो न्यूक्लियाई होगा, सेल बॉडी का कलेक्शन होगा, उसे हम कहते हैं सुप्राकाइज्मेटिक न्यूक्लियाई। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस का ये जो सुप्राकाइज्मेटिक न्यूक्लियाई होता है, ये हमारी रेटिना से इंपल्सेस को रिसीव करता है और फिर ये मैसेज सेंड करता है हमारे पीनियल ग्लैंड के सेल्स को, यानी पीनियल साइट्स को, और फिर वहां से ये मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। अब इतना याद रखेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है पीनियल ग्लैंड, लेकिन पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड सुप्राकाइज्मेटिक न्यूक्लियाई रेगुलेट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ डाईएन्सेफेलॉन। एपिथैलेमस फॉर्म्स द रूफ ऑफ डाईएन्सेफेलॉन। थैलेमस इज द रिले सेंटर, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, जबकि हाइपोथैलेमस परफॉर्म्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, बेताब, बिहेवियर एंड इमोशंस, एंडोक्राइन कंट्रोल, थर्मो रेगुलेशन, एएनएस कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। चलिए बच्चों, अब हम फोर ब्रेन के लास्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। आप ध्यान सुनिए बच्चों, हमारे पास दो ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जाते हैं और बच्चों, हर ऑल्फैक्टरी लोब में दो कंपोनेंट होते हैं। एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, और उस ऑल्फैक्टरी बल्ब से नर्व फाइबर्स का एक ग्रुप अटैच होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। आप इसमें याद रखेंगे, ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट को क्यूमुलेटिवली कहा जाता है ऑल्फैक्टरी लोब। अब खास बात देखिए बच्चों, ऑल्फैक्टरी लोब्स की पोजीशन को समझने के लिए हमने यहां पर सेरिब्रम का वेंट्रल व्यू लिया है। आप देखिए बच्चों, क्या होता है, जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं वो तो फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में नीचे की तरफ यानी वेंट्रल साइड पर सिचुएटेड होते हैं, जबकि उनसे अटैच्ड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट ये पहुंचती है हमारे टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जाकर किससे जुड़ती है बच्चों, द ऑल्फैक्टरी एरिया। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप स्मेल के सिग्नल को रिसीव करते हैं अपनी नोज की मदद से, तो क्या होगा बच्चों, हमारी नोज से जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो इंफॉर्मेशन को पहले पहुंचाती है ऑल्फैक्टरी बल्ब, फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब से ट्रैक्ट की मदद से उस सिग्नल को पहुंचाया जाता है ऑल्फैक्टरी एरिया, जहां पर स्मेल का एनालिसिस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझे बच्चों, द फंक्शंस ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब इज नॉट द परसेप्शन ऑफ स्मेल, द फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब इज ओनली द रिसेप्शन ऑफ स्मेल। तो हमने देखा बच्चों, ऑल्फैक्टरी लोब सिर्फ और सिर्फ स्मेल के सिग्नल को रिसीव करते हैं
उनको कहां पहुंचाते हैं? ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द टेम्पोरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और वहां पर ऑल्फैक्टरी एरिया में स्मेल का एनालिसिस किया जाता है। अब खास बात देखिए बच्चों, हम कितना सूंघ सकते हैं ये डिपेंड करता है ऑल्फैक्टरी लोब्स की साइज पर, स्पेशली ऑन द साइज ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब। इसलिए बच्चों ऑल्फैक्टरी लोब्स को कहा जाता है दे आर द सेंटर्स ऑफ स्मेलिंग इंटेंसिटी। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, हमारा जो स्मेलिंग पावर है बहुत ही वीक होता है बच्चों, क्योंकि हमारे केस में जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं। उनका जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एम्बेडेड हो जाया करता है। पर मैं आपको और कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि मैमल्स में बच्चों हम डॉग की बात कर सकते हैं, और पाइसेस में हम शार्क की बात कर सकते हैं। बच्चों ये ऐसे एनिमल हैं जिनके ऑल्फैक्टरी बल्ब का साइज बड़ा होता है, इनके ऑल्फैक्टरी लोब्स वेल डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इनका स्मेलिंग इंटेंसिटी, इनका स्मेलिंग पावर ह्यूमंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। अब इतना याद रखेंगे, ऑल्फैक्टरी लोब्स आर द साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स, जबकि ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स का परसेप्शन एनालिसिस कौन करता है बच्चों? टेम्पोरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सिचुएटेड ऑल्फैक्टरी एरिया। इसी के साथ बच्चों हमने अपने फोरब्रेन के तीनों कंपोनेंट्स को स्टडी किया, हमने उनका स्ट्रक्चर भी पढ़ा और उनके फंक्शन को स्टडी किया। हमने सेरिब्रम को पढ़ा, हमने डायएन्सेफेलॉन को पढ़ा, और लास्ट में हमने ऑल्फैक्टरी लोब्स को स्टडी किया। अब देखिए बच्चों, मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर फंक्शंस को शुरू करें उससे पहले एनसीईआरटी पेज नंबर 321 फोर ब्रेन में एनसीईआरटी ने लास्ट में एक छोटा सा हेडिंग और लिखा है बच्चों, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। एक एक वर्ड समझाने का वादा किया है बच्चों, वादा निभाएंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे। ध्यान सुने, एनसीईआरटी लिम्बिक सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखती है बच्चों, मैं आपके सामने एज इट इज पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, आप यहां पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लिखा हो बच्चों, द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स and a group of deeply associated structures like amygdala and hippocampus forms a complex structure known as limbic system। एक बार आम भाषा में समझते हैं बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिम्बिक सिस्टम की लोकेशन कहां है, तो आप कह सकते हैं इट इज सिचुएटेड ऑन द इनर साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा था बच्चों, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ हम डायएन्सेफेलॉन की प्रेजेंस की बात करते हैं। याद कीजिए, डायएन्सेफेलॉन में हम एपिथैलेमस की बात कर रहे हैं, थैलेमस की बात कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, और हाइपोथैलेमस में एम्बेडेड मेमिलरी बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ ये सभी स्ट्रक्चर्स अलोंग विद टू डीपली सिचुएटेड स्ट्रक्चर्स, एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये सभी स्ट्रक्चर्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर को इनर साइड से एनसर्कल करते हुए जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, उसे नाम दिया जाता है बच्चों लिम्बिक सिस्टम। अगर आपसे लिम्बिक सिस्टम के कंपोजिशन के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं द स्ट्रक्चर्स which are present encircling the inner part of the cerebral hemisphere, example thalamus, hypothalamus, mammillary body, olfactory lobe, amygdala and hippocampus। पहले तो बच्चों मैं आपको दो नए टर्म्स आपके सामने आए हैं, एमिगडिला और हिप्पोकैम्पस, इन दोनों की लोकेशन समझा देता हूं, आप ध्यान सुनेंगे बच्चों। एमिगडिला एंड हिप्पोकैम्पस बोथ आर सिचुएटेड इन द इनर साइड ऑफ द टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर इनकी शेप की बात करें बच्चों, एमिगडिला जो होता है वो आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है, ऑन द अदर हैंड हिप्पोकैम्पस एक ट्यूनिंग फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये दोनों स्ट्रक्चर भी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों स्ट्रक्चर्स के इंडिविजुअल फंक्शन में आपको बता देता हूं, मुझे समझाना ज्यादा है दोस्तों, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। देखिए एमिगडिला के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, हमारे कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे स्पेशली फियर एंड रेज, यानी बच्चों जो डर होता है और जो गुस्सा है, इन दोनों इमोशंस को मेनली रेगुलेट कौन करता है बच्चों, एमिगडिला। और ये बात साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी की जा चुकी है। देखा गया बच्चों कुछ जानवरों में अगर उनके एमिगडिला को ओवर स्टिमुलस दिया जाता है, जैसे कि बिल्लियों में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, अगर उनके एमिगडिला को ओवर स्टिमुलस दिया गया तो उन बिल्लियों ने अपने क्लॉज को एक्सटेंड किया, उन्होंने अपनी टेल को रेस किया,
उन्होंने अटैकिंग पोजीशन को जनरेट किया है, यानी उन्होंने गुस्सा दिखाया है। तो देखिए बच्चों, जो रेज वाला इमोशन है, जो एंगर वाला इमोशन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय एमिगडाला। सिमिलरली जो डर वाला इमोशन है उसको भी अफेक्ट कौन करता है? एमिगडाला। देखा गया है कुछ जानवरों के एमिगडाला को जब सप्रेस किया गया तो उनमें अटैक करने के बावजूद भी उनमें फियर जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिली है। आप बस इतना याद रखेंगे, हमारे दो इमोशंस है मेनली, रेज एंड फियर, दे आर रेगुलेटेड बाय एमिगडाला। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का नाम इतना याद रखेंगे, हिप्पोकैम्पस का मेन फंक्शन है, इट कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। बच्चों, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? हिप्पोकैम्पस। बच्चों, इसके बारे में अभी मॉडर्न रिसर्च में यह पता चला है कि हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो एरिया है जहां पर सेल्स में डिवीजन की प्रॉपर्टी देखी जाती है। यहां पर अभी भी नए न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन देखा जा सकता है। यहां पर ये मेमोरी को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब इसमें याद रखेंगे, हिप्पोकैम्पस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय द कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब देखिए बच्चों, लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के फंक्शन मैंने आपको बता दिए। हमने इनके अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन पढ़ चुके हैं। जैसे बच्चों, थैलेमस का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, रिले सेंटर, हाइपोथैलेमस के फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, बेताब, मेमोरी बॉडी का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं रिकॉलिंग मेमोरी और ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्सेस, सिमिलरली ऑल्फैक्टरी लोब के फंक्शन में आपको बता चुका हूं। अब खास बात देखिए बच्चों, एनसीईआरटी क्या लिखती है? द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर along with deeply situated structures like amygdala and hippocampus forms a complex system known as limbic system। फिर एनसीईआरटी लिखती है बच्चों, along with hypothalamus limbic system is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions, example excitement, pleasure, rage, fear and motivation। बच्चों, मैं आपको एक एक वर्ड समझाता हूं, ध्यान सुनेंगे। हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, पर हाइपोथैलेमस के इंडिविजुअल फंक्शंस हमने पढ़े, दैट इज बेताब। लेकिन जब वो लिम्बिक सिस्टम के अलोंग काम करता है तो वो हमारे कुछ इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे बच्चों, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को अफेक्ट करता है। बच्चों, हमारा नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर कहता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी लिबिडो अफेक्ट होती है, विच इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो लिम्बिक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आप याद रखेंगे बच्चों, हमारे नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करना। उसी तरह से बच्चों, हमारी कुछ इमोशनल रिएक्शंस होती हैं, उनको एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करता है लिम्बिक सिस्टम। चाहे वो आपकी एक्साइटमेंट हो, उत्तेजना, चाहे वो खुशी हो, प्लेजर, चाहे वो रेज हो, एक्सट्रीम एंगर। मैंने आपको अभी बताया बच्चों, रेज एंड फियर आर कंट्रोल्ड बाय एमिगडाला एंड एमिगडाला इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो बस इतना याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जिनको एक्सप्रेस करने में कौन हेल्प करता है बच्चों? लिम्बिक सिस्टम। दैट्स व्हाई लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो रेफर्ड टू एज इमोशनल ब्रेन। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी ने लिम्बिक सिस्टम का एक और फंक्शन लिखा बच्चों, दैट इज मोटिवेशन। एक एक वर्ड समझा रहा हूं, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। यहां पर आपके मोटिवेशन दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों। एक तो होता है रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशनल बिहेवियर, एक होता है एवर्सिव यानी अनफेवरेबल मोटिवेशनल बिहेवियर। बच्चों, मैं आपको एक समझा देता हूं, रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशनल बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बहुत मन लगाकर कर रहे हैं, आप अपने आप को मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, आप मोटिवेटेड रहकर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको इसके बदले में फ्यूचर में एक रिवार्ड नजर आता है, आपको एक पुरस्कार नजर आता है, और वो पुरस्कार है आपका किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना। तो देखिए बच्चों, किसी रिवार्ड के मिलने की ख्वाहिश में आप अपने आप को किसी काम को पूरा करने के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस बिहेवियर इज आल्सो रेगुलेटेड बाय लिम्बिक सिस्टम। तो बस इतना याद रखेंगे, हम जो अपने आप को मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। अब देखिए बच्चों, पेज नंबर 321 पर तो एनसीईआरटी ने लिम्बिक सिस्टम के ये फंक्शंस लिखे। एक बार पूरा स्टेटमेंट फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान सुने बच्चों। The inner part of cerebral hemispheres and a group of deeply associated structures like amygdala, hippocampus, etc. forms a complex structure called as limbic system. Along with the hypothalamus, limbic system is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction, ब्रैकेट में लिखा हुआ है excitement, pleasure, rage, fear, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है and motivation। पर देखिए बच्चों, एनसीईआरटी ने समरी में
लिम्बिक सिस्टम के दो और फंक्शंस यहां पर मेंशन किए हैं, एक तो है ऑल्फैक्शन और एक लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज। एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चों, लिम्बिक सिस्टम इज कंसर्न्ड विद ऑल्फैक्शन एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज। तो हमने देखा बच्चों एक्चुअली में olfactory lobes are the extension of a limbic system। तो हम कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम थ्रू olfactory lobes कहीं ना कहीं olfaction से भी रिलेटेड होता है। और साथ ही साथ बच्चों लिम्बिक सिस्टम हमारी बॉडी के ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज को भी इन्फ्लुएंस करता है। और इसको समझने के लिए हम यहां पर एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स शो करती है, एक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स शो करती है, जैसे कि स्वेटिंग। और आप जानते हैं बच्चों, स्वेटिंग जो है इट इज अ पार्ट ऑफ थर्मो रेगुलेशन। और हम जानते हैं बच्चों, थर्मो रेगुलेशन इज द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय हाइपोथैलेमस। और आप ये भी जानते हैं हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो हमने देखा लिम्बिक सिस्टम हमारी बॉडी के ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज को भी रेगुलेट करता है। सो दिस इज द एंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फोरब्रेन। चलिए बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग मिड ब्रेन। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको समझा देता हूं मिड ब्रेन की लोकेशन के बारे में। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, हमने अभी पढ़ा बच्चों ऊपर की तरफ यहां पर था फोरब्रेन। फोरब्रेन में हमने देखा बच्चों द लार्जेस्ट पार्ट दैट वाज सेरिब्रम। और याद कीजिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ पोस्टीरियर साइड पर एक स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था जिसे हम नाम देते थे बच्चों डाईएन्सेफेलॉन। अब ध्यान से देखिए, यहां पर नीचे की तरफ जो आपको नजर आ रहा है ये क्या बच्चों, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हम तीन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अगर मिड ब्रेन की लोकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं मिड ब्रेन इज ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन which is situated between the diencephalon of the forebrain and pons of the hindbrain। यानी बच्चों फोरब्रेन के डाइएन्सेफेलॉन और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में हमारे मस्तिष्क का एक छोटा सा सिकुड़ा हिस्सा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। अब ध्यान सुनो बच्चों, मिड ब्रेन में हम दो स्ट्रक्चर्स की बात करते थे, एक तो था क्रूरा सेरेब्राई और एक था ऑप्टिक लोब्स। मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो आपको स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट नजर आ रहा है इसी को कहा जाता है मिड ब्रेन। ध्यान से देखिए बच्चों, मान लेते हैं ये मिड ब्रेन का एंटीरियर साइड है, ये मिड ब्रेन का पोस्टीरियर साइड है। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, मिड ब्रेन की एंटीरियर साइड पर दो लॉन्गिट्यूडनल, आप देख सकते हैं मिड ब्रेन की एंटीरियर साइड पर दो लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बंडल होते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है क्रूरा सेरिब्राई। इन्हीं को कहा जाता है क्रस सेरिब्राई या फिर सेरिब्रल पेडिंकल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, टू लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बंडल जो कि मिड ब्रेन के एंटीरियर साइड पर पाए जाते हैं उन्हें नाम दिया जाता है क्रूरा सेरिब्राई। अब देखिए बच्चों, मिड ब्रेन की पोस्टीरियर साइड पर चार स्वेलिंग्स पाई जाती हैं, चार छोटी छोटी स्वेलिंग्स पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है ऑप्टिक लोब्स। बच्चों उन्हीं को सिंगुलर फॉर्म में कहा जाता है कॉलिकुलस, जबकि प्लूरल फॉर्म में उनको कॉलिकुलाई कहा जा सकता है। मैं यहां पर आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रफ डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर ऊपर की तरफ तो दो स्वेलिंग्स पाई जाती हैं जबकि नीचे की तरफ भी दो स्वेलिंग्स पाई जाती हैं। अब देखिए बच्चों, जो ऊपर की तरफ दो स्वेलिंग्स हैं उन्हें आप कह सकते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई। ऑन द अदर हैंड जो नीचे की तरफ दो स्वेलिंग्स हैं इन्हें आप कह सकते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। और बच्चों इन चारों को हम कहते हैं ऑप्टिक लोब्स। और चार ऑप्टिक लोब्स का मिलना इट इज वंस अगेन ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन मिड ब्रेन। और बच्चों चारों ऑप्टिक लोब्स को एक साथ मिलाकर एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आपको इतना याद रखना है, मिड ब्रेन के एंटीरियर साइड पर दो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रूरा सेरिब्राई। ऑन द अदर हैंड मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर चार राउंड स्वेलिंग्स पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक लोब्स या फिर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उनमें से दो ऊपर की तरफ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, दो नीचे की तरफ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। अब देखिए जो इसी चीज को समझने के लिए हम मिड ब्रेन के दोनों सेक्शन को यहां पर रिवाइज कर रहे हैं। पहले आपके सामने बनाया है द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। देखिए हमने मिड ब्रेन को कुछ इस तरह से काटा है, आपको आगे की तरफ दो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बंडल दिख रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रूरा सेरिब्राई, जबकि पीछे की तरफ हमें चार ऑप्टिक लोब्स नजर आ रहे हैं। यहां पर येलो कलर से आप देख सकते हैं बच्चों, ऊपर की तरफ दो हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, नीचे की तरफ दो हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई, और चारों को मिलाकर एक साथ नाम दिया जाता है दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब खास बात देखिए बच्चों, जब आप मिड ब्रेन का सेक्शन लेंगे तो मिड ब्रेन में बिल्कुल बीचों बीच
हमें एक होलो कैनाल नजर आती है बच्चों, एक कैविटी नजर आती है, एंड दिस कैनाल इज नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस और आइटर। बस आपको इतना याद रखना बच्चों, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरिब्रल एक्विडक्ट इज ए स्मॉल कैनाल which is situated longitudinally at the center of mid brain। अब देखिए बच्चों, ये तो था longitudinal section of mid brain। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं the transverse section of mid brain। जब आप transverse section लेंगे, आपके मॉडल में एस्टिस बना बच्चों, स्टैंडर्ड कहता है एंटीरियर हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, पोस्टीरियर हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्या था बच्चों, एंटीरियर साइड पर दो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बंडल थे। जब आपने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया, उनकी पूरी लेंथ आपको दिख रही थी, लेकिन जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो आपको उन दोनों के सिर्फ क्रॉस सेक्शन यहां पर नजर आएंगे एंटीरियर साइड पर। आप देख सकते हैं बच्चों, मिड ब्रेन के एंटीरियर साइड पर हमें क्रूरा सेरिब्राई के क्रॉस सेक्शन नजर आ रहे हैं। देखिए बच्चों, मिड ब्रेन में बिल्कुल बीचों बीच हमें सेरिब्रल एक्विडक्ट यानी आइटर का भी क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। और जब आप मिड ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो कॉलिकुलस नजर आएंगे, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। इन्हें हमने यहां पर मेंशन किया बच्चों, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों द फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द मिड ब्रेन। आप ध्यान सुने बच्चों, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं द फंक्शन ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, सेरिब्रल एक्विडक्ट से सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है। ये ब्रेन के किन कंपोनेंट्स को ज्वाइन करेगा ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप बस इतना याद रखें, जो सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है ये कहीं ना कहीं सीएसएफ सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करती है। चलिए बच्चों, पहले अब यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं द फंक्शंस ऑफ क्रूरा सेरिब्राई। हमने यहां पर लिखा है क्रूरा सेरिब्राई हमारी लिम्ब मसल्स को कंट्रोल करता है, पर जैसे ही मैं ये लिखता हूं आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर हमारी जो लिम्ब मसल्स होती हैं वो तो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, एंड ऑल द वॉलेंट्री मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय प्राइमरी मोटर एरिया प्रेजेंट इन द फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो आपका डाउट बिल्कुल सही है बच्चों। एक्चुअली में क्या होता है, जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो लिम्ब मसल्स हैं, उनको कंट्रोल तो प्राइमरी मोटर एरिया करेगा, पर उनकी इंपल्सेस जब हमारी उन वॉलेंट्री मसल्स तक पहुंचती हैं तो बीच में रिले पाथवे के तौर पर कौन प्रेजेंट होता है, दैट इज क्रूरा सेरिब्राई। बस इतना याद रखेंगे, क्रूरा सेरिब्राई इज सिचुएटेड इन द रिले पाथवे ऑफ द प्राइमरी मोटर एरिया एंड द वॉलेंट्री मसल। अब देखिए बच्चों, हम लास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं द फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो आपको इतना याद रखना है, सुपीरियर कॉलिकुलाई आर रिलेटेड टू pupillary light reflex, on the other hand inferior colliculi are related to acoustic sound reflex। देखिए बच्चों, जब रोशनी तेज होती है तो हमारे प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाया करता है, और जब रोशनी कम होती है तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाया करता है। बच्चों, इसे कहा जाता है लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। ये सेंसरी ऑर्गन के दौरान आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप बस इतना याद रखें, रोशनी कम ज्यादा होने की वजह से प्यूपिल का छोटा बड़ा होना ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी को हम कहते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय सुपीरियर कॉलिकुलाई। ऑन द अदर हैंड जो अकाउस्टिक साउंड रिफ्लेक्स होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों, कई बार ऐसा होता है जब अचानक से आवाज सुनाई देती है हम चौंक जाया करते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अकाउस्टिक साउंड रिफ्लेक्स, एंड सच रिफ्लेक्स एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय इंफीरियर कॉलिकुलाई। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमने मिड ब्रेन की फंक्शंस को पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी मिड ब्रेन के फंक्शंस के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखती है जो आपके एम्स 2015 का क्वेश्चन भी था, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनेंगे। द मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। हमने देखा बच्चों, विजुअल को आप रिलेट कर सकते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स से, ऑडिटरी को आप रिलेट कर सकते हैं अकाउस्टिक साउंड रिफ्लेक्स से, और एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो टच की इंपल्सेस होती हैं, टेक्टाइल का मतलब होता है टच, जो हमारे टच की इंपल्सेस होती है वो कहीं ना कहीं हमारे मिड ब्रेन के एंटीरियर पार्ट से मूव किया करती है। तो बस इतना याद रखेंगे, द मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट। सो दिस इज द एंड ऑफ मिड ब्रेन।